नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कितनी निष्ठुर हो सकती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसको समझना है कि किस सीमा तक राजनेता जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1984 में 1980 में जनता पार्टी को हराकर इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई थी, और सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार की एक डेढ़ साल में ही लोकप्रियता कम होने लगी थी। उनको आशंका थी कि 1985 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी फिर से हार जाएगी। और उन्हीं दिनों, उसी दौरान आपको याद होगा कि चंद्रशेखर जी ने अपनी पदयात्रा शुरू की थी और उसको बड़ा समर्थन मिल रहा था। विपक्ष एक हो रहा था, विपक्ष की फिर से एकजुटता हो रही थी। इन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आ रहा था कि 1985 की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए। तो क्या किया, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आपको मालूम है कि क्या हुआ। भिंडरावाले को खड़ा किया गया। भिंडरावाले ने खालिस्तानी आंदोलन खड़ा किया। भिंडरावाले की अपनी कोई ताकत नहीं थी, सरकार के संरक्षण के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। जब उसकी ताकत बढ़ने लगी तब राव के चीफ RN काव थे और उनकी टीम ने ये प्लानिंग की कि भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर से निकाला जाए, यानी उसका अपहरण किया जाए। उसके लिए एक ऑपरेशन तैयार हुआ, ऑपरेशन हेलीबॉर्न, टॉप सीक्रेट, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया सनडाउन। सनडाउन में क्या होना था, 2 हेलीकॉप्टर जिसमें आर्मी के कमांडो होंगे, CRPF स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ घेरा डाल देगी कि जब तक ऑपरेशन पूरा ना हो, न तो कोई स्वर्ण मंदिर में आने पाए, न कोई बाहर जाने पाए। अब आप इस बात को भी समझिए, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन जो है कांग्रेस पार्टी का था, पूरा कांग्रेस पार्टी का रचा हुआ चक्रव्यूह था। स्वर्ण मंदिर में हथियार बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को थी, लेकिन उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई, उसको नजरअंदाज किया गया। तो ये जब ऑपरेशन प्लान हुआ तो पहले सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गोल्डन टेम्पल का एक मॉडल बनाया गया। उसमें प्रैक्टिस हुई कि कैसे जो है कमांडो उतरेंगे, कैसे भिंडरावाले को निकालेंगे और फिर क्या होगा। फिर उस मॉडल को कुछ दिन बाद उठाकर NCR में लाया गया ताकि CRPF के लोगों से और दूसरी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन में आसानी हो। अब ऑपरेशन शुरू करने की बात आई, अप्रैल 1984 में ये ऑपरेशन होना था। तो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना था। RN काव, एक आंध्र कैडर के IPS अधिकारी नागरानी, ये 2 मुख्य किरदार थे। RN काव ने कहा नागरानी से कि आप ब्रीफ कीजिए PM को। नागरानी ने कहा कि नहीं, आप ब्रीफ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आखिर में नागरानी तैयार हो गए। तो उन्होंने पूरा प्लान बताया कि कैसे ये हेलीकॉप्टर जाएंगे। और भिंडरावाले, उन्होंने कहा कि रोज शाम को लंगर की जो छत है उस पर अपना प्रवचन देता है। प्रवचन काफी देर तक चलता है। उस समय जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। तो ये हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरेंगे, उनके 2 दल होंगे। एक दल भिंडरावाले को उठाकर और सड़क के रास्ते बाहर ले जाना था, हेलीकॉप्टर से नहीं ले जाना था। और दूसरा दल जो है कमांडोज का, वो भिंडरावाले की जो सिक्योरिटी है उनको न्यूट्रलाइज करेगा। पूरी प्लानिंग जो है इंदिरा गांधी को बताई गई। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि इसमें कैजुअलिटीज कितनी होंगी, तो उनको बताया गया कि दोनों हेलीकॉप्टर खत्म हो सकते हैं। उसके अलावा 20% कमांडोज मारे जा सकते हैं। कुल कमांडो जाने थे उसमें 24, तो एक अनुमान के अनुसार लगभग 5 कमांडो मारे जा सकते थे। इसके अलावा भिंडरावाले की सिक्योरिटी में जो लोग थे वो मारे जा सकते थे। और ये ऑपरेशन बैसाखी के दिन होना था। उस दिन बैसाखी का उत्सव था स्वर्ण मंदिर में। इंदिरा गांधी ने कहा कि सिविलियन कैजुअलिटी कितनी होने की उम्मीद है। नागरानी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि जितने लोग होंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है कितने लोग होंगे, उनमें से 20% मारे जा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि इतनी सिविलियन कैजुअलिटी का भार हम नहीं उठा सकते, और ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया।
वैसे भिंडरावाले जब चौक मेहता में था तब भी उसको उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। तो इंदिरा गांधी ने जब ये कहा कि इतनी कैजुअलिटी का भार हम नहीं उठा सकते, तो ऑपरेशन रद्द कर दिया गया। देखिए, ये बात हो रही है अप्रैल 1984 की, और कारण क्या था इसको रद्द करने का? इसका मतलब था कि भिंडरावाले का अपहरण करके लाएंगे, उसकी गिरफ्तारी दिखाएंगे, गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा, और ये याद रखिए उसकी मौत के बाद ये रहस्य खुला कि उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं थी। जो पूरे पंजाब में और देश में खालिस्तानी आतंकवाद फैला रहा था, उसके खिलाफ भारत सरकार ने या पंजाब की सरकार ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की। दो आशंकाएं थी, एक तो वो गिरफ्तार होगा, जब उससे पूछताछ होगी तो उसमें उसके कांग्रेस नेताओं से क्या संबंध है ये बाहर आ सकता है। दूसरा ये था कि अगर गिरफ्तार हो गया और उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं है तो वो छूट जाएगा, और उसकी गिरफ्तारी के बाद खालिस्तानी आतंकवादी पूरे देश में आतंक का नंगा नाच कर सकते थे, आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता था, वो हिंसा की घटनाओं को बढ़ा देते। लेकिन इंदिरा गांधी का लक्ष्य कुछ और था। उनका लक्ष्य था 1985 का लोकसभा चुनाव जीतना। तो इतनी आसानी से भिंडरावाले पकड़ा जाए और जेल में आ जाए, इससे इंदिरा गांधी को कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली थी, कांग्रेस को कोई बड़ा समर्थन नहीं मिलने वाला था। तो इसके लिए भिंडरावाले का कद बढ़ने दिया गया, उसकी ताकत बढ़ने दी गई। जब स्वर्ण मंदिर में हथियार जा रहे थे तो सरकार ने इसीलिए इग्नोर किया। जो इंदिरा गांधी अप्रैल 1984 में, लगभग मान लीजिए अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में, क्योंकि 13 अप्रैल को यह ऑपरेशन होना था, उससे पहले ब्रीफिंग हुई थी, इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज होगी, उसका भार हम नहीं उठा सकते। उन्हीं इंदिरा गांधी ने 3 जून 1984 को सिविलियन कैजुअलिटी के बारे में नहीं सोचा, जब अकाल तख्त पर धावा बोला गया, आर्मी को लगाया गया, कितने लोग मारे गए, उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें कितने लोग मारे गए, इस सब की कोई चिंता नहीं की। इस ब्रीफिंग के आखिर में इंदिरा गांधी ने आर्यन काव और नागरानी से कहा, मुझे मालूम है कि खालिस्तानी आतंकवादी एक दिन मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे चिंता है कि उसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इंदिरा गांधी को एक बार भी इस बात की चिंता नहीं थी कि देश का क्या होगा। ये जो भस्मासुर खड़ा किया है भिंडरावाले और खालिस्तानी आतंकवाद का उन्होंने, उसका नतीजा क्या होगा, उससे देश का कितना बड़ा नुकसान होगा, पंजाब का क्या होगा, पंजाब की राजनीति, पंजाब का सामाजिक जीवन, और उसके अलावा हिंदू सिख एकता, उस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा और वो कितना दीर्घकालिक असर होगा, इन सब के बारे में इंदिरा गांधी ने सोचा हो सकता है सोचा हो, लेकिन अपने निकट सहयोगियों से किसी से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। उनको चिंता थी उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा, उनको चिंता थी कि 1985 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस कैसे जीतेगी। ये दो उनकी बड़ी चिंताएं थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस तरह से हुआ आपको मालूम है, स्वर्ण मंदिर सेना घुसी और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। तो उसका मकसद ये था कि अगर बहादुरी से लड़ते हुए भिंडरावाले मारा जाता है तो इसका लाभ इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा कि कितनी सख्त नेता है। आयरन लेडी कहा ही जा रहा था कि आयरन लेडी है, देखिए झुकी नहीं भिंडरावाले और खालिस्तानियों के सामने, और स्वर्ण मंदिर में घुसकर ऑपरेशन किया। लेकिन सवाल यह है कि भिंडरावाले को मारना क्यों था जब उसको गिरफ्तार कर सकते थे, उसको एब्डक्ट करके बाहर ला सकते थे। तो दो डर तो पहले थे, वो कांग्रेस नेताओं से अपने संबंध के बारे में बता सकता है, वो बता सकता है कि सरकार की क्या मदद थी, और दूसरा ये था कि हो सकता है वो गिरफ्तारी के बाद जो है अदालत से उसको बरी न किया जाए तो जमानत तो मिल ही जाएगी। दोनों स्थितियों में सरकार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, इंदिरा गांधी की छवि बहुत खराब हो जाती है। तो क्या तय किया गया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि भिंडरावाले को जिस काम के लिए खड़ा किया गया था वो काम पूरा हो चुका है।
भिंडरावाले की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अब भिंडरावाले की जरूरत नहीं है। भिंडरावाले का कद इतना बड़ा हो चुका है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम पहुंच गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियां उसकी चर्चा करने लगी, इंटरव्यू उसके छपने और प्रसारित किए जाने लगे और पूरे देश में भिंडरावाले एक बड़ी शख्सियत के रूप में उभर गया और खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए वो सबसे बड़ा आइकन बन गया। इसके बाद कांग्रेस का मानना था, केंद्र सरकार का मानना था कि अब ये सबसे सही समय है जब भिंडरावाले को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसका मकसद सिर्फ भिंडरावाले को मारना था, भिंडरावाले को बचाना नहीं था। उस ऑपरेशन के जरिए भिंडरावाले को गिरफ्तार नहीं करना था। उस ऑपरेशन के जरिए भिंडरावाले और उसके साथियों को पकड़ना नहीं था। भिंडरावाले और उसके नजदीकी साथी कोई जिंदा न बचने पाए, इसलिए यह ऑपरेशन हुआ। उसका नतीजा, उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता और आज तक भुगत रहे हैं। समय समय पर ये जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल कर आ जाता है। ये सही है कि इंदिरा गांधी की जो आशंका थी कि खालिस्तानी आतंकवादी उनकी हत्या कर देंगे, हत्या उनकी हो गई। 84 में उन्हीं के सुरक्षा गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि चुनाव थोड़ा पहले हुए, दिसंबर 1984 में, और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और राजीव गांधी यानी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने ये जो पूरी व्यूह रचना की थी, जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें से वो खुद नहीं निकल पाई। लेकिन वो जाते जाते भी, उनकी जान चली गई, उसके बाद भी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनवा गई। वो सक्सेशन जो उनके दिमाग में, उस परिवार के दिमाग में था, हम इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, उस सक्सेशन को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। ये बात अलग है कि राजीव गांधी भी बहुत समय तक सरवाइव नहीं कर पाए, चुनाव हार गए। 84 के बाद 89 में जो चुनाव हुआ उसी में राजीव गांधी हार गए। वो जो पूरी व्यूह रचना थी इंदिरा गांधी की, वो सिर्फ एक चुनाव तक टिक पाई, उसके आगे नहीं। और वो चुनाव और आज तक कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला कभी। जोड़ तोड़ से या सांसदों की खरीद से या पोस्ट पोल गठबंधन के जरिए केंद्र में सत्ता में आ पाई कांग्रेस 91 से 96 और उसके बाद 2004 से 2014। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें कांग्रेस के केंद्र में सत्ता में लौटने के आसार तो दिखाई नहीं देते। लेकिन देश को इतना बड़ा घाव कांग्रेस ने दिया, देश के मर्म पर इतनी बड़ी चोट की है, जिसको भरने में मुझे लगता है कि पता नहीं कितने दशक लगेंगे और उसके बाद भी ये हो पाएगा कि नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।